तो कैसे हैं मेरे प्यारे भाई लोग। मैं आशा करता हूँ कि आप बेहद ही ठीक होंगे और आने वाला 2026 में एग्ज़ाम देने के लिए आप बेहद ही उत्सुक होंगे। तो भाई जैसा कि आपको पता है कि हम यूरोप में राष्ट्रवाद यानी हिस्ट्री के पहला चैप्टर को पढ़ रहे हैं। तो आपने अगर आप मेरे साथ मेरे चैनल टिक टिक चैनल में अगर टिक टिक टाइम में अगर आप जुड़े होंगे तो आप टाइम के माध्यम से आप अच्छी तरीके से पढ़ाई कर पाएंगे। तो मेरे भाई जो भी इससे पहले मतलब मेरे जो वीडियो मेरा जो फर्स्ट वीडियो है उसमें जुड़े होंगे तो आपको ये पता होगा कि हमने कल 5 टॉपिक पढ़ाए हुए हैं। तो वह पांचों टॉपिक अति महत्वपूर्ण हैं। मान के चलिए तो ये चैप्टर ही महत्वपूर्ण है। तो मेरा आज यूरोप में राष्ट्रवाद का दूसरा पार्ट मतलब इस वीडियो का दूसरा पार्ट है। और भाई मैं ये आपको बता दूं कि 6 या 7 पार्ट में मैं ये चैप्टर को ही ख़त्म कर दूंगा, क्योंकि मेरे भाई मैं सिर्फ छोटा छोटा यानी कम समय का वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप कम समय से अच्छे से पढ़ पाएँ और 7 से 8 क्लास में इस चैप्टर को ख़त्म कर दूँ। और भाई अभी आप धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाइए पढ़ाई को, क्योंकि जितना आप थोड़ा थोड़ा करके पढ़िएगा वही ठीक रहेगा। एक बार ये आप पूरा टेंशन ले लेंगे 1 साल का तो वो दिक्कत होगा। सिलेबस आपका बड़ा है, आपके पास अभी भरपूर टाइम है। आप थोड़ा थोड़ा पढ़िए और ज़्यादा पढ़िए, क्योंकि आप अच्छे नंबर लाना चाहते हैं अपने घर में, अपने परिवार में, अपने समाज में अच्छे नंबर लाओगे तो आपको पढ़ना पड़ेगा। तो आज हमारा पार्ट दूसरा है और हम आपको 5 टॉपिक बता दिए। तो हम आज उस पांचों टॉपिक को बस 1 मिनट में रिवाइज कर लेते हैं। तो हम आपको बताए थे राष्ट्रवाद, फ्रांस में राष्ट्रवाद। तो पहले आप राष्ट्रवाद बताइए। हम सीधे सीधे कह सकते हैं कि वह व्यक्ति जो अपने देश के बारे में कार्य करता है, सोचता है, समझता है और अपने देश के लिए ही मर मिटता है, उसे ही हम राष्ट्रवाद कहते हैं। और दूसरा राष्ट्रवादी। राष्ट्रवादी जब किसी व्यक्ति में सांस्कृतिक, राजनीतिक और धार्मिक तीनों का मेल हो, हम उसे राष्ट्रवादी कहते हैं। और हम आपको बता दिए कि फ्रांस में टोटल 3 क्रांति हुई। पहला 1789 ईस्वी की क्रांति, 1830 की क्रांति और 1848 की क्रांति। तो मेरे भाई 3 क्रांति में एक क्रांति हम कल इस वीडियो के माध्यम से आपको सिखा दिए हैं। तो आपको 1789 ईस्वी का सिर्फ रिवाइजिंग करना पड़ेगा, क्योंकि हमने कल अच्छी तरीके से आपको सिखा दिए हैं। और कल भी 5 टॉपिक आपको बताए थे और आज भी महत्वपूर्ण 5 टॉपिक आपको बताएंगे। तो 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति का मुख्य कारण वहाँ की आर्थिक सामाजिक कारणों को माना जाता है। और जिस समय वहाँ क्रांति हो रही थी उस समय वहाँ का राजा लुई सोलहवां थे, जो एक घोर प्रतिक्रिया वाला व्यक्ति थे। और आपको हमने मेटरनिक के बारे में भी समझाया होगा। नेपोलियन तो अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि बोरबोवंश यानी लुई सोलहवां को हटाकर सम्राट बने थे नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म 15 अगस्त 1769 ईस्वी में हुआ। और आपको गांधी जी का जन्म भी ट्रिक के माध्यम से आपको बताए थे 2 अक्टूबर 1869, क्योंकि 1769 में नेपोलियन का जन्म, 1869 में गांधी जी का जन्म। तो ये बात आप याद रखिएगा। और बटरलू का युद्ध, वियना सम्मेलन, बटरलू का युद्ध भी आप याद रखिएगा, क्योंकि नेपोलियन का सबसे अंतिम युद्ध था जिसमें फ्रांस एक तरफ तो दूसरे तरफ रूस, ब्रिटेन, बस्रा, ऑस्ट्रेलिया, हंगरी था, जो हम कल वीडियो में अच्छी तरीके से बता दिए हैं। और वियना सम्मेलन के बारे में भी आपको बता दिए, जो मेटरनिक थे। ये किसी भी मतलब नेपोलियन अच्छे कार्य कर रहे थे फ्रांस में, लेकिन मेटरनिक का कहना था कि किसी भी देश या राज्य में शासन करो पर जनता की भलाई मत करो। और आज हम पढ़ेंगे इटली और जर्मनी में एकीकरण। तो इससे पहले हम 2 4 टॉपिक पढ़ लेते हैं। जैसे में हो गया सामंतवाद। तो आपको ये आप ये याद रखिएगा कि सामंतवाद राजा महाराजाओं के ही तरफ से चलता आ रहा है। सामंतवाद वैसा शासन प्रणाली है जिसमें जमींदारों और सामंतों को किसानों से ज़्यादा महत्व दिया जाता है, उसे सामंतवाद कहते हैं। और मध्यम वर्ग, जो वर्ग में आप हैं, हम हैं, वे मध्यम वर्ग हैं। और हमसे भी नीचे एक वर्ग है जिसे हम सभारा वर्ग कहते हैं। तो मध्यम वर्ग यानी समाज में रहने वाला वैसा वर्ग जो अपना जीवन यापन छोटे छोटे नौकरियां या छोटे छोटे व्यापार से करता है, उसे ही मध्यम वर्ग कहते हैं। सभारा वर्ग वैसा समाज में रहने वाला वैसा वर्ग जिसका आर्थिक स्थिति बेहद खराब हो, और उसमें आते हैं मजदूर और लेबर, किसान आते हैं।
और साम्राज्यवाद। साम्राज्यवाद, जब कोई बड़ा देश अपने से छोटा एवं कमजोर देश पे जबरदस्ती कब्जा कर लेता है, हम उसे साम्राज्यवाद कहते हैं। और इधर ये हो गया। और एक बात आप याद रखिएगा, अथी क्या बोलते हैं, जर्मन राइन राज्य, जर्मन राइन राज्य का स्थापना भी नेपोलियन ने ही किया था। समझ गए आप इस बात को? तो अब आप ये बात याद रखिएगा कि इटली का एकीकरण और जर्मनी का एकीकरण, तो इटली का एकीकरण का सबसे मतलब इटली का एकीकरण का मसीहा मेजनी को कहा जाता है। सबसे बड़ा मसीहा मेजनी को ही माना गया है। उनके बाद काउंट काउर हैं और गैरीबाल्डी हैं। तो मेजनी का जन्म 1805 ईस्वी में इटली के जेनेवा में हुआ था। मेजनी को इटली का एकीकरण का मसीहा भी माना गया है। और 1830 ईस्वी में इन्होंने नागरिक आंदोलन किया। 1831 ईस्वी में इन्होंने यंग इटली का ही स्थापना कर दिया। 1834 ईस्वी में यंग यूरोप का स्थापना कर दिया। अब आ जाते हैं काउंट काबूल पे। काउंट काबूल पेशे से बहुत कूटनीतिक थे। मतलब कह सकते हैं कि काउंट काबूल एक सफल कूटनीतिक व्यक्ति थे, जो अपने कूटनीतिक के बल पे इटली की समस्या को पूरे यूरोप का समस्या बना दिया। जैसे कूटनीतिक मतलब नहीं जानते हो, किसी के बारे में चुगली करना, उसको कूटना, वही हो जाता है कूटनीतिक। तो अपने कूटनीतिक के बल पे इटली की समस्या को पूरे यूरोप की समस्या बना दिया। और इनको विक्टर मैनुअल ने, ऐसे ट्रिक से याद रखिएगा कि विक्टर मैनुअल ने इनके काम से खुश होकर परसा का प्रधानमंत्री बना दिया। अब आ जाते हैं गैरीबाल्डी। गैरीबाल्डी पेशे से नाविक हैं। तो पेशे से नाविक मतलब जैसे में हम आपको पढ़ा रहे हैं, तो आप हमको भाई मान लीजिए, आप हमको टीचर मान लीजिए, आप हमको सिर्फ दार्शनिक मान लीजिए, जो मान सकते हैं। तो मेरा काम है पढ़ाना, तो हम पेशे से पढ़ाने वाला है। तो उसी तरीके से गैरीबाल्डी पेशे से भी नाविक थे, जो लाल कुर्ती का गठन किया। लेकिन आप कहीं कहीं देखने को आपको मिलेगा कि लाल कुर्ती का गठन खान अब्दुल गफ्फार खान किए हैं। तो आप वो भी सही है, और उनके बारे में संबंध है, और ये गैरीबाल्डी का भी सही है। तो आप इटली का एकीकरण के मसीहा के बारे में आप समझ ही गए होंगे। अब आइए जरा जर्मनी के एकीकरण का मसीहा। जर्मनी का एकीकरण का मसीहा सिर्फ एक है, वो है बिस्मार्क। बिस्मार्क जो जर्मनी का एकीकरण का मसीहा है, ये बिस्मार्क भी पेशे से सफल कूटनीतिक है काउंट काउर की तरह। बिस्मार्क पेशे से सफल कूटनीतिक है, जो हेगेल के विचारों से प्रभावित थे। हेगेल जर्मनी का ही एक दार्शनिक था, उसके विचारों से बिस्मार्क प्रभावित थे। इन्होंने जर्मनी का एकीकरण पूरा किया और रक्तबंधों की नीति एवं अनिवार्य सेना का स्थापना किया। और इनका मतलब जो इटली का एकीकरण और जर्मनी का एकीकरण जल्दी ही पूरा होने नहीं दे रहा था, वो था मेटरनिख। मेटरनिख के बारे में आपको पता है कि जब कोई भी राजा या कोई भी मंत्री किसी भी देश या राज्य का विकास करना चाहता है, तो मेटरनिख उसमें टांग अड़ाता है, क्योंकि उसका कहना था कि किसी भी देश या राज्य पे शासन करो पर जनता की भलाई मत करो। तो इटली और जर्मनी का एकीकरण का सबसे बड़ा कारण मेटरनिख था, जो इटली और जर्मनी में तेजी से बढ़ रहे राष्ट्रवाद को दबाना चाहता था, और इटली और जर्मनी का एकीकरण को पूरा होने नहीं दे रहा था। तो भाई, जैसा कि कल की तरह हमने आज भी आपको 5 टॉपिक बता दिए हैं। तो आप लोग इस बात को याद रखिएगा कि हमने आज भी 5 टॉपिक बताया, और कल के वीडियो में 5 टॉपिक बता दिए थे। तो कल का वीडियो जो भाई नहीं देखे हैं, वो कल का वीडियो भी देख लीजिएगा, और आज का वीडियो हो सके तो 1-2 बार देख लीजिएगा, ताकि आपको अच्छे से रिवाइजिंग हो जाए। और अगर मेरा पढ़ाने का अंदाज अच्छा लगा या समझाने का अंदाज अच्छा लगा, तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को बताइएगा। और आप हमको अपने बड़े भाई की तरह रखिएगा, क्योंकि हमने 2025 में ही मैट्रिक का एग्ज़ाम दिया है इसी बार। तो 2026 में आप कोई गलती ना करें, जिसके लिए ही आपका भाई आया है। तो धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पार्ट 3 में। तो पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों पे आप ध्यान दीजिएगा। जय हिंद।